हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का अध्ययन कर लिया है, ठीक है ना, इक्वेशन सॉल्व करने के। आज हम लोग वज्र गुणनखंड विधि को देखेंगे, ठीक है ना। वज्र गुणनखंड विधि से सवाल लगाएंगे। इसमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए वैसे तो x और y का डायरेक्ट मान है, ठीक है ना, फिर हम उसको ड्राइव करते हैं कैसे वो मान आता है। देखिए, जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इस तरह की होती है, ax + by + c = 0, ठीक है। हमको दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो इसमें a1 b1 और c1 मान लिया पहले को। दूसरी इक्वेशन हमारी हो गई a2x + b2y + c2 = 0। इसको हमने प्रतिस्थापन से भी सॉल्व किया और विलोपन से भी। अब वज्र गुणनखंड विधि के लिए देखते हैं फार्मूले कैसे आते हैं। इसको हम विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके गुणांक बराबर करते हैं। यहाँ पे सब अलग अलग है क्योंकि x या y किसी एक को एलिमिनेट करना है, ये एलिमिनेशन विधि है। इससे हम वज्र गुणनखंड विधि निकालेंगे। a2 को ऊपर वाली इक्वेशन में गुणा कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, a2a1x + a2b1y + a2c1 = 0। इसी तरह से नीचे वाली इक्वेशंस पे क्या करेंगे, a1 का, ये विलोपन विधि में क्या करते हैं, इसके गुणांक ऊपर वाले में और ऊपर वाले का गुणांक नीचे वाले में। नीचे इसका गुणा करेंगे तो जाएगा a1 a2 x + a1 b2 y + a1 c2 = 0। अब घटा देते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, a1 a2 एक ही तरह का है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, a2 b1 - a1 b2, a2 b1 y इसमें भी माइनस a1 b2, और इस तरह से y को हमने कॉमन कर लिया, दोनों में था y कॉमन कर लिया। इसी तरह से ये भी है a2 c1 - a1 c2। इसी तरह से ये प्लस a2 c1 ऊपर है, a2 c1 - a1 c2। इन दोनों को हम बराबर को साइड लेके जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा a2 b1 - a1 b2 इंटू वाई बराबर, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा a1 c2, और ये हो जाएगा -a2 c1, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए y बराबर इसको उधर लेके जाएंगे, तो a1 c2 - a2 c1 अपॉन a2 b1 - a1 b2। इस तरह से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब x का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये y का मान इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये y का मान हम यहाँ रख दिए इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, a1x + b1 इंटू y की जगह b पूरा रख देते हैं, a1 c2। या एक काम करते हैं, इस तरह साथ गुणा करके हम एक बार जैसे इस तरह से ये x का इलिमिनेशन कर दिया, इस पर y का इलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। इसी सवाल को फिर से करते हैं, y की वैल्यू आ गई है, x का मान निकालने के लिए ये y बराबर है, इसमें क्या करते हैं, y को इलिमिनेट कर देते हैं, b2 का ऊपर गुणा कर देते हैं, b2 का गुणा ऊपर वाले इक्वेशन में और b1 का गुणा नीचे वाले इक्वेशन में करेंगे, तो ये इस बार y आया हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो b2 का गुणा ऊपर करेंगे, b2 a1x + b1 b2y + b2 c1 = 0। इसी तरह से b1 का नीचे करेंगे, b1 a2x + b1 b2y, ये देखो y के गुणांक बराबर हो गए ना, ऊपर भी b1 b2 नीचे b1 b2। इसीलिए जब मैं उसमें बता रहा था
या आप x या y किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हो, गायब कर सकते हो, ठीक है ना। प्लस b2c1 b1c2 बराबर 0। अब घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये नहीं कटेगा इस बार, ये कट गया b1b2y माइनस b1b2, एक ही चीज है, b1b2y माइनस b1b2y। बचा क्या, ऊपर है b2a1 माइनस b1a2, b2a1 माइनस b1a2 इंटू x प्लस ऊपर क्या है b2c1 माइनस b1c2 बराबर 0। इन दोनों को बराबर के उधर लेके जाते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, b2a1 माइनस b1a2 बराबर, ये उधर जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1, ये इनको पे यहाँ पे क्या है x था, ठीक है ना, x। तो x बराबर हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन, ये नीचे क्या, b2a1 माइनस a1 माइनस b1a2। यहाँ पे अब एक चीज देखेंगे थोड़ी सी, ये दोनों जो नीचे लिखे हुए हैं थोड़ा सा डिफरेंट दिए हुए हैं, इनको हम एक ही बना सकते हैं। किस तरह से, देखो x की वैल्यू तो यही रहने देते हैं, x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपॉन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। y के लिए इसको हमको पहले लिखना है, यहाँ पहले लिखा हुआ है ना बटे पे a1b2, तो इसको पहले लिखना है a1b2 माइनस a2b1। तो ऐसा तो लिख नहीं सकते, क्या किया हमने, नीचे से माइनस कॉमन कर लिया, ये माइनस कॉमन कर लिया तो इसको पहले लिख लिया। ऊपर से भी इसी तरह करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो इसको पहले लिखेंगे a2c1 माइनस a1c2, ये अब ये माइनस और माइनस कट गया, ये तो इस तरह से ये y की वैल्यू होगी। तो x बराबर और y बराबर, आप लोग चाहे तो फार्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है, x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपॉन ये, या चाहे तो फिर सवाल आएगा तो फिर इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। और भी बताता हूं, ये कोई भी इक्वेशन इस तरह से लिखा हुआ है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, इस तरह से x बटे x का मान निकालना है, x को दबा लीजिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 का गुणा c2 से, b1 c2 माइनस b2 c1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो आप y को दबा दीजिए, y को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये मान लो y को छोड़ दिया, y दबा दिया, y की वैल्यू निकालनी है। और y की वैल्यू निकालते समय ध्यान रखेंगे कि इस बार इस तरह से गुणा करना है। पिछली बार क्या किए थे, x की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर से किए थे ना, ये b1y b2y, x निकालने के लिए ऐसा गुणा किए थे b1c2 माइनस b2c1, लेकिन y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करते हैं a2c1, नीचे से a2c1 माइनस a1c2 बराबर, फिर ये अचर पर, इसको हम 1 अपॉन लिख सकते हैं, 1 अपॉन, और ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1, ये इस तरह से, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्गीकरण से सॉल्व करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को ऐसे हाइड कर लिया, ठीक है। ये हो गया b1c2 माइनस b2c1, ये लिखा हुआ है, y को दबा लिया, जब x को दबाते हैं तो इस तरह से गुणा करते हैं b1c2 माइनस b2c1, जब y को दबाते हैं तो नीचे से गुणा करते हैं a2c1, अगर उल्टा कर दोगे a1c2 कर दोगे तो फिर सवाल गलत, माइनस का आंसर आने लगेगा, सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि y की वैल्यू निकालते समय नीचे से गुणा करते हैं, a2c1 माइनस a1c2, और फिर ये कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म लिखा रहता है इसको दबा लेंगे 1 a1b2 माइनस a2b1। यहां से x और y की वैल्यू निकालने के लिए, ये x भी इसके बराबर है, तो पहले इसको इसके बराबर लिखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है, इसका ऊपर गुणा होगा इनके साथ में उधर, तो ये हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1, और अपॉन में क्या है यहाँ पे a1b2 माइनस
A2 B1, ठीक है ना। जैसा ये लिखा हुआ है वैसे ये भी लिखा हुआ है। x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालने के लिए y बराबर ये ऊपर चला जाएगा A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वो भी लिखा हुआ है। तो जरूरी नहीं कि हम ऐसा फार्मूला याद रखें कि ऐसा होता है, आप लोग ऐसा करके सॉल्व करोगे तो ज्यादा सही जाएगा, फार्मूला भूल सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक दो चीजें और जान लेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर सवाल के लिए खासकर, ठीक है ना। ये दो इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर इक्वेशंस है, दो चरों में दी हुई है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब है जब हमने इनका ग्राफ बनाया तो हमें दो रेखाएं मिलती, एक इक्वेशन के लिए एक ग्राफ, दूसरे के लिए दूसरा ग्राफ। अब उसमें तीन कंडीशंस निर्मित होती हैं, वो कंडीशन हम पीछे भी देख चुके हैं। जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो मतलब इन दोनों से जो भी हमको ग्राफ मिलेगा वो दोनों एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करे, वो पोजीशन हमारी ये रहेगी A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 भी होता है ज्यादातर। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो वो जो ग्राफ बनते हैं दोनों रेखाओं से, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, एक बिंदु पर, एक अद्वितीय बिंदु पर, केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इन इक्वेशन से x और y का केवल एक मान निकाला जा सकता है, दूसरा मान नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। कोई भी निकालेगा x और y के केवल एक ही मान। तो यहाँ पे अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। परीक्षा में कैसे पूछा जाता है कि एक अद्वितीय हल होगा और उसके लिए चार कंडीशन दी, उसमें एक ये दी है, तीन और कंडीशन दी है, तो आपको पता है तो आप डायरेक्ट इस पर टिक लगाओगे, ठीक है। या ऐसा दे दिया जब इस तरह की कंडीशन हो तब दोनों रेखाएं किस तरह से होंगी, तो हमको ध्यान रखना है कि जब इस तरह से कंडीशन होती है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, एक एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब रेखाएं समांतर हों, जब रेखाएं क्या हों, एक दूसरे के समांतर हों, ठीक है ना। जब समांतर होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन किसकी है, इक्वेशन से ही है, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, हम यहीं से निकालेंगे सब। और इस तरह से उनका हम रेशियो निकालेंगे और रेशियो देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं बट ये डज नॉट इक्वल है। तो उस स्थिति में क्या होती हैं, वो जो हम ग्राफ बनाते हैं दोनों रेखाओं के, ये दोनों रेखाओं के जो कि लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ सरल रेखा ही बनेगी। तो उस स्थिति में दोनों रेखाओं के ग्राफ किस तरह से होंगे, इस तरह से समांतर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होता है, ये जो समीकरण है कोई हल नहीं होता, समीकरण के कोई हल नहीं होता, ठीक है ना। इस समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब इस कंडीशन में रहेगी, अब मान लो सवाल किस तरह से आता है, ऐसे कंडीशन दे दिया दिए गए समीकरण का, तो हमको ध्यान रखना है कि इसका कोई हल नहीं होता है और रेखाएं क्या होती हैं एक दूसरे के समांतर। ये इसमें से एक क्वेश्चन 100% से हो रहा है कि आता ही आता है। थर्ड नंबर कंडीशन है जब रेखाएं संपाती हो, संपाती का मतलब ओवरलैप कर एक दूसरे के ऊपर हो, एक दूसरे के ऊपर हो, इस तरह से जब इन दोनों इक्वेशंस के हम ग्राफ बनाए और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हो, इस स्थिति में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन रेशियो निकालने पे ऐसा आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि तीनों रेखाएं क्या है, दोनों रेखाएं क्या है, समपाती हैं। और इस स्थिति में समीकरण के क्या हल होंगे, इस चूंकि पूरी रेखा को, पहली रेखा और दूसरी रेखा
हर एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। जब एक बिंदु पर काटती है तो कितने हल होते हैं, एक हल होता है। यहाँ तो पूरे हर बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मतलब काट रहे हैं, तो कितने हल हो जाएंगे, बहुत सारे हल हो जाएंगे। इस स्थिति में समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, इनफाइनाइट हल होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। प्रश्नावली 3.5 निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रवर्गखंड विधि से ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, कह रहा है कि इनका एक अद्वितीय हल है। कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनमें से कुछ के अद्वितीय हल है, कुछ के कोई हल नहीं है और कुछ के अनेक हल हैं। आगे कह रहा है कि यदि अद्वितीय हल हो, जिनका अद्वितीय हल हो, उनका मान निकालो किस विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, उनमें से कुछ इक्वेशंस के अद्वितीय हल होंगे, कुछ का कोई हल नहीं होगा, कुछ के अनेक हल होंगे। जिनका अद्वितीय हल है उनकी वैल्यू किससे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो हम चेक करेंगे पहले कि इनका अद्वितीय हल है कि नहीं है, किस टाइप का हल है। जिनका अद्वितीय हल होगा उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट दिया हुआ है x - 3y। चलो सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन बुक पे लिखे हुए हैं। दिया है, क्या दिया है, x दिया है रैखिक समीकरण युग्म x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y -2 = 0, ठीक है। अब अगर एक नंबर पे सवाल आए इस समीकरण के का हल किस टाइप के होगा, तो आप लोग के बहुत ज्यादा करने की कोशिश नहीं, डायरेक्ट यहाँ से देखो क्या करते हैं, इसके गुणांक का बटे, इसके गुणांक का बटे, तीनों के गुणांक का बटे कर लो इस टाइप से। मान लो एक नंबर का आइडिया बहुत ज्यादा थोड़ी करते हैं हमको। इसका गुणांक क्या है, 1/1 है, तो 1/3। इसका गुणांक क्या है, -3/-9, और इसका गुणांक क्या है, -3/-2। इसमें तो कुछ नहीं कटेगा, 1/3 ही रहेगा। इसमें देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये भी क्या हो गया, 1/3। इसमें माइनस से माइनस कट गया, 3/2। ये दोनों तो बराबर है, 1/3 1/3, पर ये बराबर नहीं है। तो हमारी कौन सी कंडीशन लग गई, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। और इस तरह जो इक्वेशंस मिलते हैं उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। ये एक नंबर के लिए था, पूरा थोड़ा सॉल्व करना है, थोड़ा अच्छे से करेंगे। ये हमारा हो गया 1 और 2 समीकरण 1 व 2 की तुलना, ये व्यापक समीकरण कहलाते हैं, जो ए बी लिखे रहते हैं। व्यापक समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है ना। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। ये इसको किससे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से। पहला है, पहले को पहले से। a1x, x की जगह पे x है, पर इस x के आगे क्या है, a1 है, इस x के आगे क्या लिखा हुआ है भाई, कंपेयर कर रहे हैं। x की जगह पे x लिखा है, a1 की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। और जब कुछ नहीं लिखा रहता तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जहां कुछ नहीं लिखा हो वहां पे उसका गुणांक हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। फिर +b1y,
सबसे पहले तो चिन्ह भी देखेंगे प्लस माइनस, ठीक है। अब हम b1 की जगह देखेंगे, b1 y की जगह y लिखा हुआ है, पर b1 की जगह क्या लिखा है -3, क्योंकि b1 के आगे वहां प्लस लिखा हुआ है, तो ये चिन्ह सही लिखेंगे -3। फिर c1 प्लस c1 प्लस c1, c1 के आगे क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, ये हो गया -3, ठीक है ना। c1 -10, a2 3, a2 दूसरे वाले इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, a2 3, a2x 3x, ठीक है, a2 की जगह पे 3। b2 के आगे प्लस लिखा है, पर यहाँ पे y के आगे क्या b2y, y के आगे b2, y के आगे 9, पर इसके आगे प्लस लिखा हुआ है और इसके आगे क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, तो चिन्ह को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा b2 की जगह पे -9 हो जाएगा ये। इसी तरह से c2 की जगह पे -2 हो जाएगा ये। चिन्ह सही रखना है, चिन्ह जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे ये जो व्यापक समीकरण ये तो प्लस में है, और अगर इक्वेशंस में माइनस आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे चिन्ह सही माइनस सही लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं इनका रेशियो निकाल लेते हैं, a1/a2 निकाल लेते हैं। a1 1 है, a2 3 है। b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2 बराबर -3/-9, माइनस से माइनस कट गया, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 1/3। और c1/c2 निकाल लेते हैं। c1 क्या है -3 है, बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/2, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं a1/a2 1/3 और b1/b2 क्या है 1/3। तो a1/a2 और b1/b2 बराबर हुए कि नहीं, ये भी 1/3 के बराबर और b1/b2 भी किसके बराबर है 1/3 के बराबर है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे बराबर हो गए, a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। और c1/c2 कैसा है 3/2 है, तो ये तो 1/3 नहीं है ना, 3/2 है, तो ये इसके बराबर नहीं है, does not equal to c1/c2। अगर इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो समीकरणों के किस टाइप से हल होते हैं, समीकरण का कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। अतः दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कंडीशन ये लिखी हुई है इसलिए कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती तो फिर समीकरणों के हल होते, ठीक है ना। और जब समीकरण का कोई हल नहीं है तो हल निकलेगा कैसे, तो इसमें बस इतना ही करना था, ठीक है ना, कुछ नहीं है। जो इक्वेशंस हमको दिए रहते हैं उन इक्वेशंस को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, उनका ये रेशियो निकालना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। रेशियो निकालने के बाद केवल 3 ही कंडीशन आएगी, या तो ऐसी या जो 2 बची हुई है वैसी कंडीशन आएगी, वही हमको चेक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में से सेकंड देखते हैं। पहले का ही सेकंड दिया हुआ है 2x + y, = 5 और 3x + 2y = 8, ठीक है। ये जो इक्वेशंस लिखी हुई है दोनों, ये हमारी जनरल लीनियर इक्वेशन से थोड़ी सी मैच नहीं कर रही हैं। उसमें क्या होता है a1x + b1y + c1 = 0, इक्वल टू 0। अपन क्या करें, इनको इधर ला लेते हैं ताकि इक्वल टू 0 बचे। इंप्लाइज इनको हम ऐसा लिख सकते हैं
2x प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको मान लिया इक्वेशन 1। या अगर आप इन दोनों को 1 2 मान लो तो इनको 3 4 मान लो, बिकॉज इक्वेशन 1 एंड 2 कैन बी रिटन बाय दिस। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। फिर जैसे उसमें किया था उसी तरह करना है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। समीकरण 1 व 2 की तुलना, ये व्यापक समीकरण कहलाते हैं। समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम इसको कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करके देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखो a1x b1y c1, यहाँ पे देखो a1x 2x, x की जगह पे x है, a1 की जगह पे क्या है 2, a1 बराबर 2 मिल गया। फिर प्लस प्लस, अच्छी बात है, b1y, यहाँ पे केवल y है, b1 नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो वहां पे क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, 0 नहीं लिखते, ठीक है ना। y लिखा हुआ है तो 1, अगर y नहीं लिखा होता तो फिर 0 लिख सकते थे, और y लिखा है तो उसका मान क्या है 1 है। फिर c1 प्लस c1, और c1 की जगह पे क्या है, c1 मतलब कांस्टेंट टर्म, अचर पद, वो क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, माइनस चिन्ह सही लिखेंगे -5, ये हो गया। अब दूसरी इक्वेशंस को देखेंगे, a2x a2 की जगह क्या पे लिखा हुआ है यहाँ पे 3, a2 बराबर 3 प्लस b2y b2 जगह क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, प्लस c2, और c2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है माइनस साइन, ठीक है ना, -8, माइनस चिन्ह सही। अब देख लेते हैं भाई कौन क्या है, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3, ये क्या कटेंगे ऊपर नीचे किसी से नहीं कटेंगे। b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, क्या ये कटेंगे ऊपर नीचे अपने में नहीं कटेंगे। c1 अपॉन c2 -5 बटे -8, क्या ये कटेंगे, इनका केवल माइनस कट सकता है बस, बाकी कुछ नहीं कटेगा। ये हो गया। अब हम कैसी कंडीशन देख रहे हैं इसमें, क्या तीनों बराबर हैं, इसमें हम देख रहे हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, और तीसरा भी ऐसे बराबर नहीं है, पर तीसरे में जब यही दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना, चूंकि a1 अपॉन a2 ये 2/3 है, a1 अपॉन a2 है ना 2/3, डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। क्या है भाई, ये 2/3 है, ये 2 है, कहाँ बराबर है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए, अतः दिए गए समीकरणों का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब इस तरह से कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अर्थात दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, केवल एक बिंदु पर। दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। सवाल में दिया था जिसका एक अद्वितीय हल हो उसे वज्र गुणनखंड विधि की सहायता से हल कीजिए, ठीक है। अब इसका हम हल करते हैं। इसी के नीचे से दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अब फिर अतः, ये पहले से लिखा हुआ था, इसको नहीं मिटा रहे क्योंकि इसमें प्रयोग करेंगे। अतः वहां नीचे से, ठीक है, मैंने वज्र गुणनखंड विधि के लिए क्या होता है x बराबर और y बराबर दोनों निकाल दिए।
x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अगर ऐसा आपने फार्मूला याद रखा है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लिखोगे, अतः x इक्वल टू फार्मूला लिखोगे, फिर वैल्यू रख दोगे, ठीक है ना। आप एक चीज मिटा गड़बड़ कर दिया, पर चलिए कोई बात नहीं। फिर अगर y की वैल्यू क्या थी, निकाल दिया था a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अगर ऐसा फार्मूला आप लोग याद रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा फार्मूला याद नहीं रखे हो तो फिर इस तरह से x अपॉन x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया, इसको इस तरह से दबा लो, x की वैल्यू इस तरह से इसको दबा लिया ना। अब केवल हमको इतना दिख रहा है, दिख रहा है b1c2, b1 इसका गुणांक क्या है। अगर फार्मूला लिखना चाहो तो मैं फार्मूला पहले लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अगर फार्मूला लिखना चाहते हो तो फिर ये जो चीजें मैंने मिटा दी यहाँ पे, ये लिखी रहने देनी थी, क्या a1 बराबर 2, a2 की जगह पे क्या है 1, वो b1 की जगह पे 1 और c1 की जगह पे क्या है -5, a2 की जगह पे 3, b2 की जगह पे 2 और c2 की जगह पे -8। वैसे डायरेक्ट लिख दे सकते थे आप, ठीक है ना। ये सब पहले का लिखा हुआ है, वो जहां से नीचे से लिखे उसके नीचे ये लिखना है अता करके x अपॉन। अब अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हो तो फार्मूला लिख लो, अदरवाइज ऐसे दबा के डायरेक्ट भी लिख सकते थे। चलिए एक बार फार्मूला मैं लिख देता हूं, x अपॉन क्या होता है ये b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। ये लाइन आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है कि नहीं, ये लाइन लिखना जरूरी है, b1c2 माइनस b2c1 a1c2, क्योंकि फिर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये इस तरह से होता है। और अदरवाइज पता ना इसको ऐसा दबाने का, b1c2 इसका गुणांक, फिर माइनस b2c1, ये हो गया, y बराबर y को हाइड कर लिया, नीचे से करेंगे a2c1 माइनस a1c2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर ऐसे करेंगे, ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। चलो वैल्यू रख देते हैं, x अपॉन b1 की वैल्यू क्या है 1, ये इनटू है, इनटू c2 माइनस 8, ये ठीक है b1c2, फिर माइनस b2 क्या है 2, c1 b2c1 क्या है -5, y अपॉन a2 क्या है 3, इंटू c1 क्या है -5, फिर माइनस फार्मूले का a1 क्या है 2, इंटू c2 क्या है -8, ये फिर 1 अपॉन a1 क्या है 2 इंटू b2 तो माइनस a2 3 और b1 क्या है 1, ठीक है। ये इस तरह से फार्मूला होता है x y की वैल्यू निकालने के लिए। वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए आप x इक्वल टू डायरेक्ट ऐसा निकाल सकते थे, ऐसा आपने याद रखा, यही वैल्यू विधि में ऐसा होता है, x बराबर होता है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और इस पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए a1 b1 c1 सबकी, और उसको कैलकुलेट कर लीजिए तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज ऐसे कर सकते हो, इसमें भी आप चाहो तो ये लाइन नहीं लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं x अपॉन -8, और ये देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और इसका गुणा जब होगा तो 2 पंचे 10 और माइनस का गुणा प्लस। इसी तरह से y अपॉन 3 पंचे 15 -15, और ये भी माइनस प्लस 2 अट्ठे 16, 1 2 दूनी 4 और -3 कम, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब ये क्या हो जाएगा, 10 में 8 घटाएंगे तो 10 -8 है ना, 10 में 8 घटाएंगे
ठीक है, इधर लिख लेते हैं इसको। तो यह आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 10 में 8 घटाएंगे 2 बराबर y बटे 16 माइनस 15। 16 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा बराबर 1 बटे 1। ये हो गया। ठीक है, अब हम x y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? x बटे 2 ये बराबर पहले इसको ले लें क्योंकि ये इसके बराबर और इसके भी, तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1। ठीक है, किसी और को करेंगे तो हो सकता है 2 बटे 3 या 5 बटे 7 आए, यहाँ 1 बटे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? x का गुणा 1 में किए तो x और 2 का गुणा 1 में किए तो 2x बराबर 2 आ गया। तथा इसी तरह से ये भी होगा y/1 बराबर 1/1। इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, तो y का 1 से गुणा किया तो y और ये हो गया 1। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई, आता है x बराबर 2 और y बराबर 1। ये मान आ गए, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है ना? तो ये अगर यूनिक सॉल्यूशंस था तो हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x एंड y की वैल्यू निकाल लिए हैं। ठीक है, तो जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है उसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, बाकी 2 कंडीशंस में नहीं निकालनी है। ठीक है ना, जब कोई भी हल ना हो और जब अनेक हल हो। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 2 बचे हुए हैं, वो आप लोग अपने से लगाओ। अगर नहीं बनता है तो फिर मेरे नंबर पे आप लोग बता सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। नीचे क्वेश्चन दी हुई है और उसमें 2 अनडिफाइंड वैल्यू है a और b, उसका हमको उसका मान निकालना है और उसके लिए कंडीशन बता रहा कि वो जो इक्वेशंस हैं उनके क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले से बता रहा कि इन इक्वेशंस के अनेक हल है, मतलब ये कंडीशन हमको ऑलरेडी दी है। अनेक हल वाली क्या कंडीशन है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इन दोनों के लिए ये कंडीशन लागू हो रही है। तो इस जो सवाल दिया है उसमें 2 अननोन वैल्यू a और b दी हुई है, उसकी हमको वैल्यू निकालनी है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। a1 बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए दिया है। समीकरण जो दिए हुए हमको लिख लेते हैं। 2x + 3y = 7 और a - b × x प्लस a प्लस b × y बराबर 3a + b -2, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस दी हुई है, ये जनरल इक्वेशन टाइप में है। जनरल इक्वेशन क्या होती है? a1x + b1y + c1 = 0। तो अपन पहले उसको उस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है ना, ये मान लो हम इसको समीकरण 1 2 मान लें, पिछली बार नहीं माने थे, इस बार मान लेते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है वो दिखाते हैं। इसको हम जनरल इक्वेशन टाइप में लिखेंगे। 2x + 3y, उसके लिए बराबर किधर 0 होना चाहिए, तो 7 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो गया -7 = 0। ठीक है, 2x 3y तो था, बराबर किधर 0 होना चाहिए, नहीं था तो हम 7 को इधर लेके आए तो 0 हो गया। इसी तरह से दूसरे को भी लिखेंगे, a - b × x + a + b × y। अब देखो इधर वालों को इधर लेके आएंगे। ठीक है,
तो ये जो प्लस में वो क्या हो जाएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा -3a -b और माइनस था तो +2 हो गया। ठीक है, या एक काम करते हैं, ये पूरी एक संख्या है, पूरा एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हम जब इसके इधर लाएंगे, इसको अगर हम ब्रैकेट में बंद कर लें, इधर लेके आएंगे तो क्या लग जाएगा -3a + b -2। पूरी एक संख्या थी ना, जैसे ये 7 एक संख्या थी, ये भी क्या थी, पूरी एक संख्या थी। तो एक एक पद ना लाके हमने पूरे को इकट्ठा कर दिया और फिर लाया। इधर ये सामने कोई साइन नहीं था, प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया, इक्वल टू 0 बचा। ये हो गया हमारा समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। अब हम इन दोनों इक्वेशंस की तुलना अपने व्यापक समीकरणों से करते हैं। समीकरण 3 व 4 की तुलना समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर ये 3 की तुलना इससे और 4 की तुलना इससे करके देख लेते हैं कहां पे क्या लिखा होता है। ठीक है ना, a1 इक्वल टू देखेंगे a1x और ये होता है a1 x की जगह x लिखा हुआ है, a1 की जगह क्या लिखा हुआ है, शायद 2 लिखा हुआ है। फिर b1 b1y 3y b1y 3y, तो b1 की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है, प्लस c1 प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। c1 की जगह कांस्टेंट टर्म और इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, 7 -7 हो गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन a2x, ये a2 की जगह ये पूरा लिखा हुआ है a2x a - b प्लस b2y, b2 की जगह क्या लिखा हुआ है a + b प्लस c2 और c2 की जगह क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है विथ माइनस साइन -3a + b - 2 माइनस साइन लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें कंडीशन दी हुई है, पहले से ही कंडीशन दी हुई है कि समीकरण युग्म के क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। चूंकि दिए गए समीकरणों के या समीकरणों के चूंकि दिए गए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल है, बहुत सारे हल हैं और बहुत सारे जब हल होते हैं उस स्थिति में कंडीशन क्या होती है, अतः a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो यही कंडीशन होती है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना, क्या हमको करना था, ये दो इक्वेशंस दी हुई थी, इसमें a b, ये जो a और b लिखा हुआ है ना a b, इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। जबकि दिया है ये दोनों इक्वेशंस के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को पहले इस तरह से जनरल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। ठीक है, फिर क्या किया, इन इक्वेशंस की तुलना जनरल इक्वेशन से की और उसके बाद यहाँ पे a1 b1 c1 सब देखा गया है। फिर ये कंडीशन ऑलरेडी दी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और जब अनेक हल होते हैं तो कंडीशन ये होती है। ठीक है, अब और आगे करते हैं इसमें a और b की वैल्यू निकालने के लिए। ये हो गया। अब हम मान रखते हैं a1 का मान क्या है, 2, ये है इसी के नीचे ही है। ठीक है ना, 2/a2 a - b, फिर इक्वल टू b1 3/b2
a प्लस बी बराबर C1 माइनस 7 बटे C2 माइनस 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है ना, ये हो गया। चलो इनके माइनस कट जाएंगे, ऊपर नीचे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। ठीक है ना, हम कोई भी दो कंडीशन साथ में ले लेते हैं।